आ जाइए वापस। 5 मिनट का ब्रेक कंप्लीट। आ जाओ। एक बार सारे बच्चे मेरे को फटाफट लिख दो, आर यू देयर? शाहनवाज कौन सी स्क्रीन शो करूं बताइए, कौन सी स्क्रीन शो करूं? यार 5 मिनट में सर पूरा चाय भी कंप्लीट नहीं होता है, मैं तो लेके ही आ गया। पॉइंट नंबर ए ये लीजिए, लिख लीजिए शाहनवाज। बट ज्यादा ब्रेक देने से देखो चलेगा नहीं, आप भी समझते हो लिमिटेड टाइम है, फिर आपकी ऑफिस है, बहुत कुछ है, हम लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके तो चलना ही पड़ेगा। आपने बोला सर बीच में ब्रेक दो, मैंने एडजस्ट किया, अब आप 5 मिनट से ज्यादा मत लो। हाँ शाहनवाज लिखना हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर, चलिए फिर चलते हैं आगे। मेरे साथ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कंप्यूटेशन का नोट लिखेंगे आप। नंबर बी, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मैं पहले ब्रॉड में आपको स्टेप्स लिखाता हूं, फिर थोड़ा एकदम डिटेल में जाके आपके साथ बात करता हूं। पहले ब्रॉड ब्रॉड ताकि याद रहे आपको। स्टेप 1 होगा एडजस्टेड और मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। स्टेप 2 एवरेज ऑफ एडजस्टेड या मेंटेनेबल प्रॉफिट। स्टेप 3 फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये ब्रॉड स्टेप्स है। ये ब्रॉड स्टेप्स है, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से लिखेंगे, अच्छी तरीके से। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड या मेंटेनेबल पास्ट प्रॉफिट्स, जो मेरा स्टेप 1 है। आपको मान लो लास्ट 3 साल का या 4 साल का डेटा दे दिया, 2018-19, 19-20, 20-21। ये क्वेश्चन आपको दे देगा, बता देगा कितने सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज करना है। वो आपको क्वेश्चन बताएगा 5 इयर्स का प्रॉफिट का एवरेज करना है, 3 इयर्स का प्रॉफिट का एवरेज करना है, वो बताएगा। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज अलग से बताएगा, अलग से बताएगा। सबसे पहले प्रॉफिट्स गिवन, प्रॉफिट्स गिवन, प्रॉफिट्स गिवन। ये प्रॉफिट्स आपको जो देगा वो कहां से देगा सर? पास्ट ईयर्स के पीएल से। हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेगा और सर उसमें प्रॉफिट का फिगर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट के 2 फिगर होते हैं, पीबीटी और पीएटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप बताओ हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए? सर ऐसे तो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वही लेना चाहिए क्योंकि सर टैक्स तो लगेगा ही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही एक्चुअल प्रॉफिट है क्योंकि टैक्स तो हमें देना ही पड़ेगा, दैट इज अ कंपलसरी लेवी। बट समझना ये है, हम लोग जो एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं प्रॉफिट में, अगर हम लोग नॉन मेंटेनेबल चीजों को हटाएंगे, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वगैरह हटाएंगे, तो आपको यह समझना पड़ेगा अगर वो इनकम हटाएंगे तो उनके टैक्स इफेक्ट्स को भी हमको एलिमिनेट करना होगा।
तो हम लोग लेंगे मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइनली पैट ही, बट हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम लोग अगर प्रॉफिट से एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो प्रॉफिट से एडजस्टमेंट होंगे तो उनका भी टैक्स इंपैक्ट होगा। अगर आप यहां पे पैट से चालू करते हो तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी, आपको हर आइटम में टैक्स को अलग से एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उन सारों में भी टैक्स एडजस्ट करके आपको लिखना होगा। इसीलिए हम लोग यहां पर हमेशा स्टार्ट करेंगे पीबीटी से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मान लो सर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो टैक्स रेट भी दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से टैक्स रेट एडजस्ट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। वो मैं आपसे पूछूंगा आप कैसे निकालोगे, अभी 2 मिनट बाद पूछूंगा आपसे। अगर मान लो क्वेश्चन में पीबीटी दिया तो डायरेक्टली चालू कर देंगे, पैट दिया तो टैक्स को एडजस्ट करके फिर हम लोग पीबीटी निकालेंगे और फिर चालू करेंगे। तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा पीबीटी के हिसाब से कैलकुलेशन करने की, ताकि मेरे को हर आइटम में अलग से प्रॉफिट टैक्स एडजस्ट ना करना पड़े। फाइनल प्रॉफिट निकाल के एक बार में टैक्स एडजस्ट कर देंगे। टैक्स को नहीं लेने का एक दूसरा रीजन यह भी है, टैक्स का हर साल रेट अलग अलग हो सकता है और फ्यूचर का भी रेट अलग हो सकता है। हमें तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए, तो पास्ट में जो भी टैक्स का रेट रहा हो हमको फ्यूचर टैक्स के हिसाब से टैक्स हटाना पड़ेगा लास्ट में। सो हम लोग पहले पास्ट टैक्स रेट के हिसाब से जो टैक्स था उसको एलिमिनेट करके पीबीटी वापस निकाल लिए, और फिर अब पीबीटी निकालने के बाद फाइनली जब टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो फ्यूचर वाला अप्लाई करेंगे। हमारी कमाई तो पीबीटी होगी, उसमें से गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज ले लेगी, तो जो परसेंटेज गवर्नमेंट लेगी वो पुराने वाला नहीं, मेरे लिए फ्यूचर वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो फ्यूचर में कमाई करूंगा तो गवर्नमेंट भी टैक्स कब लेगा, फ्यूचर में लेगा। तो मैं यहां हमेशा स्टार्ट करूंगा पीबीटी से। सर मान लो क्वेश्चन में टैक्स का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो टैक्स का ज्ञान नहीं है तो वो पीबीटी हो पीएटी हो क्या फर्क पड़ता है, आप सीधा स्टार्ट कर देना। टैक्स का ज्ञान नहीं है तो चीजें और सिंपल हो जाएगी, टैक्स का ज्ञान है तो हमेशा पीबीटी से चालू करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर क्या क्या चीजों को एडजस्ट करेंगे, लिखते जाए मेरे साथ। एरर्स, मैं एग्जाम्पल लिखना नहीं चाहता हूं, बस मैं बोल देता हूं आपको। मान लो कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा बट उसको गलती से पीएल में चार्ज कर दिया, या कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको गलती से कैपिटलाइज कर दिया, कुछ खर्चा हमने लास्ट ईयर पुराने सालों में दिखाना भूल गए थे हम, तो वो सारी चीजें हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। एरर्स। नंबर 2, एबनॉर्मल आइटम्स इन प्रॉफिट्स। Abnormal items in profits, loss of stock by fire, loss of assets by accident, ये सब जो abnormal items है ये हम लोग हटा देंगे। नंबर 3, नॉन रेकरिंग आइटम, ऐसे आइटम जो एक बार या 2 बार हुआ बट हर साल नहीं होगा। तो अगर प्रॉफिट में कोई नॉन रेकरिंग आइटम है हम लोग उसको भी एलिमिनेट कर देंगे, जो कर रखे हैं उसको रिवर्स करके एलिमिनेट कर दो, हटा दो। एलिमिनेट करना मतलब हमेशा माइनस करना नहीं, एलिमिनेट करना मतलब जो हुआ था उसके ट्रीटमेंट को रिवर्स कर देना। नंबर 4, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जो ऑपरेटिंग नेचर के आइटम्स नहीं है। अगर प्रॉफिट में कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम इंक्लूडेड है जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम एक्सपेंस नहीं है, बस लगा था बोल के हमने पीएल में दिखा दिया, उन चीजों को हम लोग यहां से हटाएंगे। नंबर 5, डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर ये पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट अलग अलग पॉलिसीज से निकला हुआ है तो हम लोग सारी पॉलिसीज को अलाइन करेंगे, सो दैट सारा प्रॉफिट एक कंसिस्टेंट पॉलिसी से निकला हुआ हो। ये एडजस्ट करने के बाद मेरा निकल जाएगा एडजस्टेड और मेंटेनेबल पीबीटी। मैं पीबीटी क्यों बोल रहा हूं सर, स्टार्ट पीबीटी से किया था तो सर ये भी पीबीटी आएगा ना, अभी टैक्स माइनस हुआ ही नहीं है। एडजस्टेड या मेंटेनेबल पीबीटी, पुराने सालों को प्रॉफिट, पुराने साले के प्रॉफिट्स को मैंने इन सब चीजों से एडजस्ट करके एडजस्टेड या मेंटेनेबल पीबीटी निकाल लिया।
हम लोग क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको एक एक चीज का एग्जाम्पल भी दिख जाएगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ये क्यों किया जा रहा है। ये स्टेप 1 हो गया, एडजस्टेड या मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। स्टेप 2, एवरेज ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एवरेज ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ये मेरा सेकंड स्टेप। अब एवरेज दो तरीके का हो सकता है। नंबर 1, सिंपल एवरेज, प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 2 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 3 डिवाइडेड बाई 3। अगर 3 साल है, 5 साल है तो 5 डिवाइडेड बाई 5। प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5, सिंपल एवरेज। When there is no definite trend in profits, no definite trend, कभी गिरा कभी बढ़ा, कुछ भी हो रहा है, बस no definite trend in profit। वैसे हम लोग इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा हुआ है डेफिनेट ट्रेंड ना हो तो सिंपल एवरेज यूज करना, बट हम लोग एग्जाम में जो मैंने आपको बताया वेटेड तभी यूज करेंगे जब बोलेगा, नहीं तो हमेशा सिंपल, हमेशा सिंपल। Number 2, weighted average profit, weighted average profit, profit of year 1 into weight of year 1, profit of year 2 into weight of year 2। सर वेट क्वेश्चन बताएगा क्या? बताएगा। नहीं बताएगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। वेट हमेशा क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तो हम लोग वेट्स अपने आप से ले लेंगे 1 2 3। पुराने सालों को लोअर वेट, करंट ईयर्स को हायर वेट, क्योंकि फ्यूचर का प्रॉफिट करंट ईयर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है तो उसको ज्यादा इज्जत, और पुराने सालों को थोड़ा कम इज्जत, थोड़ा कम इज्जत। When there is a definite trend in profit, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या हर साल गिर रहा है, डेफिनेट ट्रेंड इन प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम पर्पस यूज ओनली व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाइज, व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाइज। क्वेश्चन बोले वेटेड तो वेटेड, नहीं तो सिंपल, नहीं तो सिंपल। वेटेड एवरेज वैसे ज्यादा अच्छा मेथड है टू एवरेज, टू कैलकुलेट एन एवरेज, बट एग्जाम पर्पस के लिए हम लोगों को क्वेश्चन वेटेड बोलेगा तो करेंगे, नहीं तो सिंपल एवरेज, नहीं तो सिंपल एवरेज। ये भी अभी पीबीटी है, पीबीटी, क्योंकि पीबीटी का एवरेज कर रहे हैं तो ये भी पीबीटी निकल गया। अब 3 प्रॉफिट का फिगर नहीं रह के तीनों का एवरेज करके एक प्रॉफिट का फिगर रहा, एक प्रॉफिट का फिगर रहा। एवरेज ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। फाइनली बताओ क्या निकलेगा, थर्ड स्टेप बताओ क्या निकलेगा। सर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज ऑफ एडजस्टेड पीबीटी, एडजस्टेड पीबीटीज, ये हम लोग ऊपर से ले आएंगे, माइनस फ्यूचर टैक्स रेट्स, फ्यूचर टैक्स रेट्स, ये भी एस्टिमेटेड फ्यूचर टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट। हाँ, तो ये आ जाएगा मेरा एडजस्टेड पैट, एडजस्टेड पैट। मेरा प्रॉफिट पैट ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ हिस्सा लेके जाएगा, ये तो मेरे को पता है, ये कंपलसरी लेवी है, हम इसको तो छोड़ नहीं सकते, तो वो तो लेकर जाएगा ही। मेरा बिजनेस का प्रॉफिट फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होगा, बट हम लोग पीबीटी से इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि चीजें थोड़ी सिंपल रहें, सिंपल रहें। एडजस्ट फ्यूचर चेंजेस, एडजस्ट फ्यूचर चेंजेस। सर एक बात बताओ, फ्यूचर चेंजेस भी तो फिर पहले एडजस्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इसको ना ऐसे करो, सॉरी इसको ऐसे करो, हम लोग ना पहले फ्यूचर चेंजेस को एडजस्ट कर लेते हैं। एवरेज ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट थोड़ा सा आपको काटना पड़ेगा, नहीं तो लॉजिकली हम लोग गलत चले जाएंगे। एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर चेंजेस, और लास्ट में टैक्स माइनस करूंगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यूज,
इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग, हाँ ऑपरेटिंग, इंक्रीज और डिक्रीज इन डेप्रीसिएशन, ये करने के बाद ये आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल पीबीटी, फ्यूचर मेंटेनेबल पीबीटी माइनस फ्यूचर टैक्स रेट, माइनस फ्यूचर टैक्स रेट, तो फाइनली आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा, मैंने पहले टैक्स गलती से माइनस कर दिया, आप पहले फ्यूचर के प्रॉफिट्स, इंक्रीज इन रेवेन्यूज एक्सपेंसेस एडजस्ट करोगे तो फ्यूचर का मेंटेनेबल पीबीटी निकल गया, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स मांगेगा, वो हटाओ, आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल गया बिजनेस का, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल गया बिजनेस का। पहला स्टेप, पास्ट प्रॉफिट को एडजस्ट करो, मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लो। दूसरा, उन मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का एवरेज कर लो ताकि एक फिगर आ जाए। तीसरा, उस मेंटेनेबल प्रॉफिट को फ्यूचर चेंजेस से एडजस्ट करो, टैक्स माइनस करो, एफएमपी आ गया, एफएमपी आ गया। लॉजिक क्लियर है क्या? मेरे लिए ना ये लर्न करवाना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्वेश्चन करते करते 2 क्लास में लर्न हो जाएगा। मेरे लिए लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्ट प्रॉफिट्स को कैसे मैं आगे लेकर जा रहा हूं। पहले पास्ट प्रॉफिट से अशुद्धियां निकाली, अशुद्धियां जो उस प्रॉफिट्स में ऐसा प्रॉफिट्स था जो मेंटेन नहीं हो सकता, जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, उनको हटाया, उनको एवरेज करके फ्यूचर की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया और फाइनली फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। ये चेक कर लो। अब मैं कुछ नोट्स लिखा रहा हूं, मेरे को आप हेल्प करेंगे। नोट में नंबर 1, इफ पैट फिगर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिगर्स of past years are given, then PBT can be calculated, PBT can be calculated using the following formula, using the following formula, using the following formula। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप एग्जाम्पल मत लिखना, ये लाइन लिख लो, एग्जाम्पल मत लिखना। मान लो पैट दिया हुआ है 70,000, टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, आप मेरे को पीबीटी बताओ कितना होगा। आप ऐसे जानते हो ना, पीबीटी के ऊपर हम लोग टैक्स कंप्यूट करते हैं और फिर पैट निकलता है। ये सब तो आप शायद जानते होंगे, मेरे को लगता है आप फाइनल के बच्चे हो, ये आप जानते होंगे। मेरे को इस एग्जाम्पल में आप पैट निकाल के बताओ, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा। पैट 70,000, टैक्स रेट 30%, पीबीटी शैलेश बोल रहा है 49,000। नवनीत सर आपको आना पड़ेगा सर, नवनीत सर हमारे सामने ही बैठे हैं, हम उनको बुला लेते हैं। शिवानी बोल रही है 49, सर पैट है 70, टैक्स रेट है 30%, बच्चे बोल रहे हैं पीबीटी 49,000, रिचा बोल रही है 1 लाख, रिचा बोल रही है 1 लाख। आप लोग ना कोई भी चीज को करने से पहले एक बार सोचे जरूर, बिना सोचे कोई भी आंसर मत दिया करो। कभी कभी हम मजा ले लेते हैं, ठीक है ना सर, आप मजा लेंगे तो कोई दुख नहीं है सर, आप तो अच्छे आदमी हैं, बट ठीक है, बट क्यों ऐसा, क्यों आप ऐसा करना चाहते हो कि मैं कुछ भी बोल दूं आपको क्लास में। समीक्षा बोल रही है 1 लाख। शैलेश और शिवानी वापस एग्जाम्पल को पढ़िए, कहां से कहां पहुंचना है वो देखिए। हाँ, पीबीटी से पैट पहुंचना है कि पैट से पीबीटी पहुंचना है। आयान बोल रहा है 1 लाख। कोई भी चीज को हमेशा एकदम देख के पढ़ो, ठीक है ना।
सुबह सुबह कोई भी नशा करना और वो भी सस्ता नशा करना अच्छी बात नहीं है। रात को नशे करके सोए हो, सो चुके हो, अब सुबह तो एकदम फ्रेश हो यार तुम। अगर सुबह तक उतर नहीं रहा है मतलब कौन सा नशा कर रहे हो जरूर हमको बताना। ऐसा नशा करने का मजा ही अलग है जो रात को करके सोए और सुबह तक नहीं मतलब नशा रहे। मेरे बच्चे सुन 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 सुन, सुन इधर सुन। अगर मैं सिंपल बोलता हूं पीबीटी 100 रुपया है, 100 रुपया परसेंटेज जब भी आता है हमेशा 100 रुपया ले लेना चाहिए। तो टैक्स इसके ऊपर 30% यानी टैक्स 30 रुपीज, तो पैट कितना हो गया 70 रुपीज। अब आपको पैट से पीबीटी पहुंचना है। 70 का वैल्यू दे दिया 70,000, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, यूनिटरी मेथड कर सकते हो, यूनिटरी मेथड 70 इक्वल टू 70,000, तो 100 कितना 70,000 बाई 70 इंटू 100, 70,000 बाई 70 इंटू 100। ये 70 कैसे आया सर, 70 इज 100 माइनस 30, 100 माइनस 30। तो अगर मेरे को पैट से पीबीटी की तरफ जाना है, पैट से पीबीटी की तरफ, जब मैं पीबीटी से पैट, देखो ऐसा फॉर्मूला आप लोग बचपन में सीखते थे, पीबीटी का फॉर्मूला, पैट का फॉर्मूला होता था पीबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट इन डेसिमल यानी 0.3, 30% इज 0.3। तो अगर अब मेरे को पीबीटी निकालना है पैट से, तो इस फॉर्मूला को ठीक करो, पीबीटी इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। बहुत बच्चा ऐसा भी करता है, पता नहीं सर पीबीटी से टैक्स माइनस किए तो पैट आ गया, तो पैट से टैक्स ऐड कर दीजिए, 70,000 का पैट, 30% का टैक्स 21,000, तो 91,000 पीबीटी। मेरे बच्चे वो 30% जो लगता है ना, वो 30% पैट पे नहीं लगता है, वो पीबीटी पे लगता है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तरीका ये है, ये है तरीका। आपने बचपन से कैलकुलेट कर रखा है पैट इक्वल टू पीबीटी माइनस टैक्सेस, तो पीबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट पैट का फॉर्मूला है, तो पैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट कर दो, डिवाइडेड बाई, तो आपका पीबीटी निकल जाएगा, तो आपका पीबीटी निकल जाएगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पैट दे दे और आपको टैक्स की रेट्स बता दे पुराने सालों की, तो आप पीबीटी कैसे कंप्यूट करोगे। अब मैं फॉर्मूला कंप्यूट कर रहा हूं, लिखना पीबीटी इक्वल्स टू पैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। ये टैक्स रेट डेसिमल्स में होगा, 30% तो 0.3, 40% तो 0.4, 50% तो 0.5। अब मैं इससे ज्यादा बोलूंगा तो खराब लगेगा मुझे। पीबीटी इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये लॉजिक ना समझ में आया हो। हम लोग पीबीटी से चालू क्यों करते हैं सर, ताकि मेरे को हर आइटम को बार बार अलग से टैक्स एडजस्ट ना करना पड़े, पूरा एक बार में प्रॉफिट निकाल के एक साथ टैक्स एडजस्ट कर देंगे। पीबीटी इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। पैट प्लस टैक्स ऐसे डायरेक्टली मत लिखना सीखना, वो गलत है, क्योंकि आप फिर 30% पैट पे ही कैलकुलेट कर लेंगे। 49,000 आंसर देना तो एकदम नशे वाला बात था। 91 कुछ बच्चे हो सकता है दे सकते थे, कुछ बच्चे हो सकता है दे सकते थे 91 हड़बड़ी में, पैट के ऊपर 30% टैक्स 21,000, पीबीटी 91,000। तो 91 भी गलत है, 49 भी गलत है, सही है 1 लाख का आपका क्या होगा पीबीटी। 1 लाख पे 30%, 30,000 माइनस करो तो बचा कितना 70। तो मेरा पैट देखो 70 है या नहीं है सर। हमेशा बैक कैलकुलेशन करके चेक किया करो। एनीवन इन दी क्लास, कोई डाउट? अगर पैट दिया है तो पीबीटी लेंगे, पीबीटी। ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2, वेट्स to compute weighted average profit, to compute weighted average profit, if not given in question, if not given in question, अगर weights ना दे, shall be taken as 1 2 3 ...
जितना साल है उसके हिसाब से, जितना साल है उसके हिसाब से। लोएस्ट वेट्स फॉर प्रीवियस ईयर्स, हाईएस्ट वेट्स टू करंट ईयर्स। Lowest weights to previous years, highest weight to current years, highest weight to current years। इंटर में पार्टनरशिप पढ़ते थे तो बहुत अच्छा लगता था गुडविल निकालना, फटाफट निकल जाता था। फाइनल में उतना फटाफट नहीं निकलेगा, फाइनल में मेहनत करके गुडविल निकलेगा। दिस कंप्लीट्स माई पोर्शन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। पीबीटी के बाद आप लोग चुप क्यों हो गए? अरे मैं डांट नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ बोल रहा था। नशा मत करो, क्लास में एकदम अटेंटिव। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मैं मजा मस्ती कर सकता हूं आपके साथ, डांटना वाटना मेरा काम नहीं है भाई। तुम इस उम्र में हो, तुम्हारा इस लेवल पे तुम हो कि मेरे को डांटने की जरूरत नहीं है। यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर करियर। फाइनल में आने के बाद बच्चा ना वो इंटर वाला उसका मजा मस्ती का मन नहीं रहता है। फाइनल में बच्चा वांट्स टू स्टडी, तो फाइनल में तो मेरे को बिल्कुल डांटना नहीं है। फाइनल में मेरे को सिर्फ समझाना है पढ़ते कैसे हैं और किस चीज को कैसे समझना है। नो डाउट्स। तो चलिए 5-10 मिनट लेकर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज के लिए हम लोग ऑफ करेंगे। कल हम लोग फिर इसके बाद वाले जो मेथड्स है उसमें जाएंगे और एक एक नया चीज सीखेंगे। डन? आ जाओ। मैं आपको लेकर आना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में Question number 4. A good question to clear all your concept discussed till now. Very good question. सर क्वेश्चन 1, 2, 3 नहीं करवाएंगे, सब्र रखो मेरे बच्चे, कंप्लीट होने दो मेथड्स, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्वेश्चन 4, XYZ लिमिटेड, ये मॉड्यूल 3 है। हाँ, मॉड्यूल 1 में खोजोगे नहीं मिलेगा, मॉड्यूल 3। XYZ लिमिटेड अ पार्टनरशिप फंड earned profits during the past 5 years as follows. ईयर 2011, 12, 13, 14, 15, 5 साल का डिटेल दिया हुआ है। प्रॉफिट्स है 27, 36, 37, 200, 42, 46, 800। ऐसे तो प्रॉफिट हर साल इंक्रीजिंग दिख रहा है, इंक्रीजिंग, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है फर्म का, मतलब फर्म ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सारा केस अलग अलग है, सारा केस अलग अलग है, ठीक है। पहला, it was decided to value goodwill on the basis of 2 years purchase of average profit of last 5 years। बोला हम लोग गुडविल वैल्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना? 2, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2। आ जाओ क्वेश्चन 4, आंसर टू क्वेश्चन 4। नंबर ए, गुडविल इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप पूरा लिखोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दे दिया, 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको 2 ईयर्स दे दिया। एवरेज प्रॉफिट कुछ बोला है क्या? वेटेड वगैरह नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। सर प्रॉफिट में तो ट्रेंड है ना, मैंने बोला वेटेड तब यूज करना जब वो बोले, ना बोले तो सिंपल यूज करना। सिंपल एवरेज 27, 36, 27 प्लस 36 प्लस 37, 200 प्लस 42 प्लस 46, 800 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। होप आप मेरा देखकर नहीं लिख रहे हैं, आपको खुद भी ये सारी चीजें अब समझ में आ रही है। यस सर, समझ में आ रही है। 37, 800 गुडविल हो गया 75, 600। ये इंटर लेवल वाला गुडविल का क्वेश्चन है, इंटर लेवल वाला।
सर इंटर में बिल्कुल यही करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई कर दिया। गुडविल हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन बोला था कि गुडविल इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो मैंने 5 साल का प्रॉफिट्स का एवरेज निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया 2 years परचेज, आंसर निकल गया गुडविल का। अगर ये सबको क्लियर है तो आप खुद ट्राई करेंगे पॉइंट नंबर बी सी डी, आप खुद ट्राई करेंगे पॉइंट, पहले बी सी ट्राई करो, डी मेरे साथ करना, ठीक है ना। पॉइंट नंबर बी और सी आप खुद ट्राई करेंगे, प्लीज ट्राई कीजिए। नंबर बी का बच्चा लोग बोल रहा है 146475, 146475। It was decided to value goodwill on the basis of 3.5 years purchase of average profit of last 5 years after giving weights 1, 2, 3, 6, 8 to the profits chronologically। chronologically मतलब पुराने से नया, 1, 2, 3, 6, 8 weights अपने हिसाब से वो बताया है। तो मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट, अब वेटेड 27,000 इंटू 1, 36,000 इंटू 2, 37,200 into 3, 42,000 into 42,000 into 6, 46,800 into 8, 12368 correct, divided by 1 plus 2 plus 3 plus 6 plus 8। m प्लस यूज कर लीजिएगा, आपको आता होगा, आप बड़े हो चुके हैं। हर मल्टीप्लिकेशन करके m प्लस में डालते जाओ, पहले चेक कर लेना मेमोरी क्लियर हो कैलकुलेटर की।
और फिर डिवाइडेड बाई एक साथ आप कर दो जो 1 + 2 + 3 + 6 + 8 है, 41,850. Average profit 41,850. Therefore, goodwill equals to 41,850 into 3.5 years of purchase. 3.5 years of purchase. 146,475. Very good. Samiksha, Shanawaz, Richa, very good. Salesh, very good. 146,475. Number C. It was decided to value goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit of last 5 years giving maximum weightage to recent results. अब आपको वेट्स बताया नहीं है, बोल रहा है मैक्सिमम वेट देना रिसेंट रिजल्ट्स को, ये तो हम लोग जानते हैं. अब हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5. जब कुछ नहीं मिलेगा 1 2 3 4 5 सबसे इजी. एवरेज प्रॉफिट वेटेड 27,000 into 1, 36,000 into 2, 37,200 into 3, 42,000 into 4, 46,800 into 5 divided by 1 + 2 + 3 + 4 + 5. 40,840. 40,840. Goodwill equal to average profit into number of years purchase. कितना 3. 122,520. 122,520. Very good Samiksha. Very good. 122,520. होप आप लोग ये सब अब कर पा रहे हैं. एकदम सिंपल है. देखो इसमें मेरा सिखाने का कुछ था नहीं, मैंने सिर्फ आपको लॉजिक बताया क्यों ऐसा हो रहा है. अदरवाइज आपको सिर्फ एप्लीकेशन करना है. बड़े क्वेश्चन में काम बहुत रहेगा, उसमें हम लोगों को ध्यान देकर समझना पड़ेगा. ये क्वेश्चंस वगैरह बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सर एग्जाम में ऐसा आएगा क्या? चांस कम है, कम चांस है. नंबर डी. अब मेरे साथ. इट वॉज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years purchase of simple average profit. Simple average बोल दिया, simple average of last 5 years. In this regard, following were observed. Abnormal loss of 1,800 was charged against profit of 2013. 2013 में हम लोगों का एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था जो हमने पीएल में चार्ज किया था. रिवर्स करो क्योंकि ये नॉन रेकरिंग आइटम है, एबनॉर्मल नेचर का आइटम है, इसको हटाओ. मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते समय हटाओ. लॉस है तो पहले माइनस किया होगा, अब इसको रिवर्स करो, ऐड कर दो, ऐड कर दो. प्रॉफिट ऑफ 2014 इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग रिसीव्ड ऑफ 2,500. 2014 के प्रॉफिट में 2,500 रुपए का एक नॉन रिकरिंग रिसीट था, नॉन रिकरिंग, जो फ्यूचर में नहीं होगा. प्रॉफिट के अंदर रिसीट इंक्लूडेड है, इनकम इंक्लूडेड है, पहले ऐड किया होगा, अब हटाना है, माइनस कर दो, माइनस कर दो, हटा दो. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाई 2,400. ये लास्ट ईयर का बात कर रहा है, बच गए. बीच का बात करता तो एक साल का क्लोजिंग इक्वल टू दूसरा का ओपनिंग, दोनों चीज ठीक करना पड़ता. बट अभी 2015 का बात कर रहा है. क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है. ओवर वैल्यूड मतलब प्रॉफिट बढ़ रखा है. क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रखा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रखा है. आपको उसको ठीक करना है तो इसको माइनस कर दो प्रॉफिट से ताकि प्रॉफिट नॉर्मलाइज हो जाए. तो आपको बोला बिफोर कंप्यूटिंग एवरेज पहले प्रॉफिट्स को नॉर्मलाइज कर लो. नॉर्मलाइज आ जाइए. नंबर डी. आप अगर बोलोगे तो मैं डायरेक्टली यही कर लूं, नहीं तो आप चाहो तो पूरा टेबल बना लो, बट बात एक ही रहेगा. चलो टेबल बना लेते हैं सो दैट आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे. एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करना है मेरे को. एवरेज प्रॉफिट 2011, 12, 13, 14, 15. Profits given 27, 36, उसके बाद 37,200, 42, 46,800. अब क्या क्या चीज है नॉन जो हटाना चाहिए हमको, वो हटाते हैं हम लोग. सबसे पहले अबनॉर्मल लॉस मैं वापस ऐड कर दूंगा. 2013 में 1,800 रुपए का ऐड क्यों कर रहा हूं? पहले लॉस डिडक्ट हुआ था प्रॉफिट में, अब उसको रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स.
फिर लेस नॉन रेकरिंग रिसीट, नॉन रेकरिंग रिसीट 2014 में 2500 रुपए का माइनस कर रहा हूं। क्यों माइनस? सर पहले ऐड किया होगा, अब इसको हटाने के लिए माइनस करो। लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा देगा, उसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट्स को कम करो 2400, प्रॉफिट्स को कम करो। तो जिस साल जो मिस्टेक था, मैंने सारी मिस्टेक्स अबनॉर्मल आइटम्स को हटाकर सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब इनका एवरेज निकाल लो, एवरेज सारे प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 5, सिंपल एवरेज, हां सिंपल एवरेज 37,180, 37,180 सिंपल एवरेज। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था? 2.5 इंटू 2.5, 92,950, 92,950। वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड। कोई डाउट? एनी डाउट्स ऑन दिस? हम लोग कैसे रिवर्स किए आपको समझ में आया? ये रिवर्सल है, रिवर्सल। पहले जो लेस हुआ था उसको ऐड कर दिया, जो ऐड हुआ था उसको लेस कर दिया, ताकि प्रॉफिट से इनका इफेक्ट हट जाए। तो ऐड लेस आप याद मत कीजिएगा, लॉजिक रिवर्स करना है, इनको हटाना है, एलिमिनेट करना है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट? आज मैं कुछ होमवर्क नहीं दूंगा आपको, कल की क्लास हो जाए, आप समझ जाओ एक लेवल तक, फिर मैं होमवर्क दूंगा कुछ आपको। अभी मैं कुछ होमवर्क नहीं देना चाहता। कल की क्लास इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप समझ लो पूरे चैप्टर का कल का क्लास हर्ट है, हर्ट। अगर कल की क्लास अच्छे से कर ली तो मैं बोल रहा हूं एम्बिग्विटीज वगैरह रहेगी जब तक क्लास कंप्लीट ना हो जाए। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको कल वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्या मैं फास्ट चला गया? सारे बच्चे ऐसे शांत हो गए? मेरे को लगता है मैं बिल्कुल फास्ट नहीं था, आई वॉज वेरी स्लो। देख लो भैया, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। सर आप ये जो बोलते हैं ना, सिर्फ जो वर्ड यूज करते हैं ना सर, आपके लिए ये वर्ड बना नहीं है सर। आप सिर्फ मत बोला कीजिए, आप बोला कीजिए आज के लिए इतना ही। और हाँ बस बोल सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ तो बिल्कुल मत बोला कीजिए सर। आपको पता भी चलता है कब क्लास शुरू होती है कब खत्म होती है? नहीं सर, नींद में रहते हैं ना सर। सुबह 7 बजे 7:30 बजे क्लास करेंगे तो आधा तो नींद में रहेंगे, तो सर पता ही नहीं चलता है कब शुरू होती है कब खत्म होती है, बस खत्म हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंस्टीट्यूट ट्विस्ट दिया, देखा क्या आपने? अक्टूबर का एग्जाम कैंसिल करके दिसंबर टर्म के साथ मर्ज कर दिया गया है। उसकी डेट्स वगैरह भी अभी पता नहीं क्या होगी। शाहनवाज कल ही होगी, कल कुछ है क्या? कल ही होगी। मेरी क्लास तो मंडे को होती है ना, मंडे मेरी होती है, ट्यूसडे नवनीत सर की होती है, तो मंडे मेरी क्लास है। देखो हफ्ते में 5 क्लास होगी तो कुछ दिन तो ऐसे होंगे जहां पर क्लासेस आपको लगेगा रोज हो रही है अकाउंट्स की, तो होगी, कोई ऑप्शन नहीं है। 3-4 क्लास तो नहीं है ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन गैप मिल जाए। 5 क्लास है तो वो क्लास तो मिलके होगी ही। मेरे को नहीं लगता कि अगर इंस्टीट्यूट
सब बच्चों को सेंटर पर बुला के ऑनलाइन एग्जाम लेगा तो इंस्टीट्यूट के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट को 2 टर्म में बच्चों के अलग अलग एग्जाम लेने चाहिए थे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड होके बच्चे एग्जाम अच्छे से दे पाते। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एक्चुअली सीएमए इंस्टीट्यूट का एग्जाम सीएस पर अब डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि इनका तो कंप्यूटर लैब्स में एग्जाम होगा, तो इनके तो सेंटर वो नॉर्मल स्कूल्स होंगे ही नहीं। यही तो वो डेवलप करना इज वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट नो हाउ इंस्टीट्यूट विल डू इट। इफ दे डू इट इट्स कमेंडेबल, अदरवाइज दे विल हैव टू आइदर कम टू दी पेपर पेन एग्जाम एज बिफोर, जैसा सीएस चल रहा है, और दे शुड हैव टेकन 2 एग्जाम्स इन 2 टर्म्स सो दैट स्टूडेंट्स बैठ के एग्जाम दे पाते। तो मेरे को बहुत डाइसी लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा इंस्टीट्यूट क्या करना चाहता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए पढ़ाई को, और जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको रिवाइज करते रहिए। डोंट वरी अबाउट इट। एग्जाम का टेंशन लेंगे ना, एग्जाम का सोचेंगे ना ज्यादा, तो आपका पढ़ाई और खराब होगा। आप सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। भाई तू जब लेगा हम पास होंगे, तेरे को जब लेना है डेट बता देना, बस ये एटीट्यूड रखो। मेरे को लगता है धीरे धीरे पेपर पेन ही, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सोच रहे हो सीएमए इंस्टीट्यूट विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द इंस्टीट्यूट इज हैविंग एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, मेरे को नहीं लगता इट इज फिजिबल टू टेक एग्जाम्स ऑफ दोज इंस्टीट्यूट इन कंप्यूटर लैब्स। नहीं पॉसिबल होगा। आपने एग्जाम का फ्रॉम होम भी ऑप्शन खत्म कर दिया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं किस तरीके से इंस्टीट्यूट अचीव करेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ आयान, अक्टूबर टर्म को मर्ज कर दिया गया है। आयान बहुत मन से पढ़ाई कर रहा है, इसको कोई पता ही नहीं क्या चल रहा है। एक्चुअली एग्जाम तो पेपर पेन वाला एग्जाम, लोग बोलते हैं कि एमसीक्यूज में कराओ, ये करो वो करो। मेरे को लगता है पेपर पेन का एग्जाम आपकी रियल क्वालिटी को चेक करता है, रियल क्वालिटी को, मेरे को लगता है। हाँ कुछ एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, बट हर चीज चेक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इज टू बी टेस्टेड। चलिए अब आप लोग रेस्ट लीजिए भैया, आप लोगों का एसएफएम का क्लास है। नवनीत सर मुझे बहुत डांट रहे हैं, मैं चलता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।